हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने हिम्मत की है इस बार आप इस एग्ज़ाम को लिखने की, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं दोस्तों जो हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं, यूपीएससी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। एंड इनफैक्ट इस बार का जो प्रीलिम पेपर आपने देखा होगा कि किस तरह से अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है, राइट। तो फिर भी आप बने रहें, आप तैयारी करते रहें, आप डरिएगा मत। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पेपर इस तरह से आ गया तो सारे क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो टेस्ट सीरीज़ को साइन अप किया है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा शेड्यूल ऑलरेडी जो टेलीग्राम चैनल पे है वो शेयर कर दिया गया है। एंड उस शेड्यूल के हिसाब से आपको टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक्स थे, इंडियन पॉलिटी सेट वन टेस्ट सीरीज था सॉरी। और दूसरा जो था वो करंट अफेयर्स का था दोस्तों। उम्मीद है कि आपने उस टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से किया होगा। एंड आज जो ये वीडियो है मैं आपको उसके आंसर की बताने वाला हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सिर्फ आंसर्स डिस्कस कर लिए और आगे बढ़ गए। मैं आपको दूसरे ऑप्शंस भी समझाता जाऊंगा, क्योंकि क्या पता कि यूपीएससी दूसरे कई ऑप्शन से पूछ ले। ओके, हम डिटेल में वन बाय वन जो 50 क्वेश्चन है सारा कुछ पढ़ेंगे आज। ओके, ये हम मेरा पॉलिटी का वीडियो है, उसके बाद करंट अफेयर का वीडियो भी जो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज नॉट ऑफ द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो कई सारे बच्चों की एक टेंडेंसी होती है दोस्तों कि वो नॉट पढ़ना भूल जाते हैं क्वेश्चन में। जी हाँ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो रॉन्ग आंसर रख के आ जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कौन सा ऐसे जो ऑप्शंस में जो नहीं है फॉर द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर वो आपके पास हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन टू। ओके, कहाँ पे? दैट इज ऑप्शन ए, ओनली टू इज द राइट आंसर। ठीक है। सो इफ ए पर्सन होल्ड्स ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों इसके बेसिस पे। अगर आप 10th शेड्यूल के अंडर जो एंटी डिफेक्शन लॉ इसे कहा जाता है उसके बेसिस पे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, राइट। सो इफ ए पर्सन हैज डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर आपको डिटेन कर लिया गया तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं दोस्तों। बट ये जो ओनली टू आप देख रहे हैं वो एक ऑप्शन है। अगर आप इवन दो यू वॉलंटरी अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, यू विल नॉट डिस्क्वालीफाइड, ओके, फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो ये सारे आपको कंडीशंस कौन से आर्टिकल में देखने को मिलते हैं? अंडर आर्टिकल 102, याद रख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आर्टिकल भी आपको कभी कभार यूपीएससी पूछ लेता है, तो उसमें आपको डिटेलली समझाया गया है दोस्तों। अगर कोई पर्सन इफ़ ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। एंड इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इफ़ ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। अगर इंडिया का सिटीजन भी नहीं है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों, राइट। एंड अगर कोई लॉ बना देता है पार्लियामेंट में, ओके, ताकि वो पर्सन को इंक्वायरी करने के बाद ये पता चलता है कि उसके पास हमारे जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पाया गया, तो पार्लियामेंट जो है वहाँ पे लॉ भी बना सकता है, उसके बेसिस पे भी इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और 10th शेड्यूल पे भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो आर्टिकल 102 है दोस्तों। ओके, तो ये इसके बेसिस पे जो है आपको ये स्टेप्स दिए गए हैं फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज एन एमपी। क्लियर? आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एक ब्रॉड पिक्चर मिला होगा, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह जो है इंटीग्रेट करके आपको पूछता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स और लॉस। जो हमारा प्रियम्बल डिज़ाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे जो है हमारी सोशल जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, फैटर्निटी के बारे में बात की जाती है, राइट। तो ये कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कई सारे लोग 1935 एक्ट लिखते होंगे, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था पूरा डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रियम्बल डिज़ाइन किया गया था दोस्तों। ओके, इवन दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल आपको पहले पिक्चर में ही आपको दिखाई देगा, पहले पेज में ही आपको रहेगा, बट पहले हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पहले फुल्ली डेवलप कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने प्रियम्बल डिज़ाइन किया एंड इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव
रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ये एक्चुअली दिसंबर 13 1946 में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने पास किया था दोस्तों, राइट। एंड सेम हैज़ बीन अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। एंड जो भी हमारे जो न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया के जो एस्पिरेशंस थे, जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, लिबर्टी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, फैटर्निटी होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। और दूसरे ऑप्शंस की बात करें, देखिए वो भी जान लेना ज़रूरी है, अगर आपको क्वेश्चंस वहाँ से पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेहरू रिपोर्ट की बात करें, नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1928, याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। ओके, सो मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में इस रिपोर्ट को डेवलप किया गया था, जहाँ पे बात की गई थी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में बात की गई थी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मेनली आपको जो है गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश को इंडिया के बारे में बताता है, नॉट वी कैन नॉट कंसिडर द बेसिस फॉर प्रियम्बल, ये तो सरासर गलत है, यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन। एंड जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया था, ओके, ये एक लेजिस्लेशन एक्ट है जो कि इंडिपेंडेंस दिया गया था दोस्तों इंडिया को, राइट। एंड इनफैक्ट उसी एक्ट के तहत जो है इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया गया और दोनों को इंडिपेंडेंस दिया गया थ्रू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको क्लियर पिक्चर हुआ होगा। सो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट एंड लॉ, इट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, याद रख लीजिए, जो कि दिसंबर 13 1946 में इसको पास किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। So via which of the following amendments the term socialist was inserted in the preamble of Indian Constitution? आपको यहाँ पे ज़्यादा गैप दिख रहे होगी, इनफैक्ट आपके पीडीएफ में उस तरह से गैप नहीं होगा, मैं जानबूझ के इस गैप को रखा है ताकि मैं आपको लिख के बता सकूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि टर्म सोशलिस्ट जो है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर। सो 42nd अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट का टर्म यहाँ पे इंसर्ट किया गया था हमारे प्रियम्बल में। नॉट ओनली द सोशलिस्ट बट ऑल्सो यहाँ पे सेकुलर का वर्ड भी इन्होंने यूज़ किया दोस्तों, ये भी याद रख लीजिए। ओके, सेकुलर का वर्ड भी इन्होंने यूज़ किया गया है। एंड ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये एक्चुअली पास किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। ओके, सो इमरजेंसी लगी हुई थी हमारे इंडिया में, उस टाइम पे इस एक्ट को पास किया गया है और कई तरह के चेंजेस किए गए दोस्तों रिगार्डिंग टू द प्रेसिडेंट पावर्स हो गया, या जुडिशरी को लेकर, एग्जीक्यूटिव को लेकर, लेजिस्लेटिव को लेकर कई सारे जो है चेंजेस किए गए। इनफैक्ट इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम लोग, राइट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत सारे चेंजेस लाया था। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोशलिस्टिक हो गया एंड सेकुलर, अगर आपको पूछे सेकुलर का वर्ड तो वो भी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही ऐड किया गया था दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए यहाँ पे एक कैच दिया गया, नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं बार बार अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो नॉट के क्वेश्चन आपको बहुत कन्फ्यूज करके जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है गलत आंसर रख के लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए उसमें कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, राइट। तो चलिए क्या क्या ऑप्शंस दिए देख लेते हैं पहले। अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी साहब, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला एंड जी.वी. मवलंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जी.वी. मवलंकर दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जी.वी. मवलंकर जो है ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, या ये आपको अब तक पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एंड ही इज़ नॉट द मेंबर अमॉन्ग द 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर कौन कौन थे? पहले जो थे मेन हमारे जो चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अम्बेडकर बाबा साहब थे हमारे जो कि चेयरमैन थे। उसके बाद जो है गोपाला स्वामी अयंगर थे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि जब लोग ये ड्राफ्टिंग कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए दोस्तों। तो हर क्वेश्चंस को जो है हमारे B.R. अम्बेडकर साहब और गोपाल स्वामी अयंगर जी बहुत ही टेक्निकली और लीगली वे में उनको हैंडल किया। एंड जो आंसर्स उन्होंने दिए हैं ना, अगर आपने NCERT किताब पढ़ी होगी, अगर आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे होंगे, NCERT हो गया या फिर लक्ष्मीकांत हो गया, वहाँ पे इनकी आंसर्स एज इट इज़ कोट किए गए हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया था उस टाइम पे। उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ओके,
उनका भी नाम है इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में। उसके बाद के एम मुंशी साहब, वो भी थे दोस्तों मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद थे सदाउल्ला, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फिफ्थ मेंबर थे वो, राइट। एंड उसके बाद सिक्स्थ मेंबर की बात करें, उनका नाम था माधव राव, याद रख लीजिए, ओके, माधव राव। एंड सेवन्थ मेंबर जो थे वो टी टी कृष्णमाचारी इनका नाम था, ओके। टी टी कृष्णमाचारी इज सेवन्थ मेंबर। क्लियर हो गया? चलिए आगे।